इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से साहली इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई है। कई मकामात पर मकानात मुनहदिम हुए हैं, फसलें तबाह हुई हैं। कारवार समेत शिमाली कंडरा जिले में आज दोपहर से 9 जुलाई सुबह 8:30 बजे तक रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। यहाँ के समुद्रों में माहीगीरों पर रोक लगाई गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक साहिली इलाकों में आइंदा 5 दिनों तक जोरदार बारिश होने का इम्कान है। मुसलसल बारिश से कई नदियों में पानी का बहाव तेज हो चुका है। दारुल हुकूमत बेंगलुरु में भी वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। और इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है रऊफ? जिस तरह से रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया गया और आइंदा 5 दिनों तक जोरदार बारिश की पेशेनगोई की गई है, इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी देखिए, रियासत कर्नाटक के बेशतर इलाके इस वक्त बारिश से मुतासिर हुए हैं। खासतौर पर साहिली इलाकों में हालात अबतर हैं। यहाँ पर कई मकामात पर रेड अलर्ट करार दिया गया है और माहीगीरी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। साथ ही सयाहों की आमद पर भी रोक लगा दी गई है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि एहतियाती इक़दाम उठाए गए हैं। कई एक जगहों पर जो है सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हुई है। खासतौर पर जो रियासत की अहम नदियां हैं वो वहां पर पानी का बहाव बढ़ चुका है और नदियों के अतराफ रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हुआ है। तो देखना ये होगा कि इंतजामिया और महकमा इमरजेंसी जो है, एनडीआरएफ की टीम जो है मसलसल यहाँ पर गश्त कर रही है और हालात को बिगड़ते हुए जहां भी नुकसानात हो रहे हैं उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और चंद एक मकामात पर, चाहे वो शिमुगा हो, कारवार हो या और चंद एक मकामात हैं जहां पर माली नुकसान भी हुआ है। मकानात जो पुराने मकानात हैं वो मुनहदिम हुए हैं। ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं। बहरहाल हर साल की तरह इस बार भी जो है बारिश से मुतासिर इलाके देखने को मिल रहे हैं और बारिश से आम जिंदगी मफलूज दिखाई दे रही है। जी रऊफ, जिस तरह से ये साहिली इलाकों की बात हो रही है जहां से अब लोगों को बाज़ाबतकारी उनकी की जा रही है और उन मकानात को अब नुकसानात का जिक्र करें, तो बाज़ाबतकारी के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं? क्या कुछ हेल्पलाइन दी गई है अभी? जी देखिए, अभी जो है महकमे मौसमियात ने पेशेनगोई की है कि आइंदा आने वाले 5 दिनों में मुसलसल बारिश हो सकती है। तो अगर यही पेशेनगोई सही साबित हुई तो हालात यहाँ पर खराब होंगे और हुकूमत ने जैसे ही पहले ही एहतियातन तौर पर जो है राहत और बचाव के कामों के लिए बड़े पैमाने पर अमले को तैनात किया है। और हुकूमत का ये कहना है कि जो जहां कहीं भी हालात यानी कि सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है वहां पर एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि ये जो कुदरती मसला है और यहाँ पर बारिश की वजह से जो पानी और खासतौर पर महाराष्ट्र और केरला की रियासतों में जो बारिश का सिलसिला जारी है उसका असर भी रियासत कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। तो महाराष्ट्र और जैसा कि आपने केरला का जिक्र किया है, ये निचले इलाके हैं जहां पर पहले तबाही हो सकती है, क्योंकि ये वहां पर भी लगातार 2 दिन से तूफानी जो है सैलाब जारी था महाराष्ट्र के देहाती इलाकों में और शहरों में भी। मुंबई की हम 2 दिन से लगातार खबर दे रहे हैं। तो ऐसे में कर्नाटक के जो सरहदों से लगने वाले इलाके हैं वहां पर किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है और वहां के लोगों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है, इसका मतलब हालात अभी भी कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल भी जहां पर जो साहिली इलाकों में या फिर नदियों के किनारे बस्तियां हैं वहां पर पहले से ही उन्हें महफूज मकामात पर जाने के लिए कह दिया गया है और इसके लिए इक़दाम भी किए गए हैं। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जैसा कि जो पानी जो नदियां हैं, जो बड़ी नदियां हैं, वो अभी खतरे के निशान तक नहीं पहुंची हैं। तो अगर महकमे मौसमियात का कहना है कि अगर मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा तो ये नदियां भी जो है खतरे का निशान पार करते हुए यहाँ पर भी जो है आम लोगों के लिए तकलीफ पहुंच सकती है। बहरहाल हुकूमत को अब बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा है 2 साल पहले कुडगु जिले में जबरदस्त तबाही हुई थी। बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से लोग कई मकानात बह गए थे। तो ऐसी हालात पैदा न हो इसलिए मजीद चौकसी बरतने की जरूरत है। जी रऊफ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि साहिली इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल है और फसलें तबाह हुई हैं, मकान मुनहदिम हुए हैं,
फसलों की जब भी तबाही होती है एक बड़ा नुकसान किसानों को होता है, तो किन इलाकों में फसलों की तबाही हुई और इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? क्योंकि फसलें कहीं तैयार हैं, कहीं लगाई जाती हैं, तो क्या कुछ सरकार कर रही है इसके लिए? जी देखिए, यहाँ पर फसलों की जो तबाही हुई है वो साहिली इलाकों में ज्यादातर फसलें तबाह हुई हैं, और इसके अलावा जो है पुराने मैसूर के इलाके हैं वहां पर भी फसलें मुतासिर हुई हैं, और महाराष्ट्र कर्नाटक का जो इलाका है जिसे मुंबई कर्नाटक भी कहा जाता है, वहां पर भी जो है हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल ये अंदाजा मसलसल जो दौरे हो रहे हैं मुकामी इंतजामिया के, उससे रिपोर्टें एक के बाद एक रिपोर्टें जाहिर हो रही हैं, तो कुल मिलाकर मजमूई नुकसान का अभी कोई अंदाजा यहाँ पर नहीं पेश किया गया है। जी, नशेबी और निचले इलाकों में तो ये हालात बनते हैं जब भी इस तरह का अलर्ट जारी किया जाता है और इस तरह की बारिशें, सैलाब होता है। शहरों की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु शहर में और आसपास के दीगर शहरों में क्या किस तरह की सूरत हाल अभी बनी हुई है बारिश को लेकर? जी देखिए, बेंगलुरु शहर की अगर मैं बात करूं कि इस वक्त भी जो है कुछ ही देर पहले बारिश का सिलसिला जारी था। अब इस वक्त बारिश थमी हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑफिस से के औकात जो है खत्म हुए हैं, तो लिहाजा जो ट्रैफिक है वो बाहर रास्तों पर इस वक्त कसीर तादाद में हम देख रहे हैं। बेंगलोर में और जो नुकसानात हुए हैं खासतौर पर ट्रैफिक का मसला है, और जो दूसरा अगर मसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा तो इमारतों के बोसीदा होने का मसला भी पेश आ सकता है। जैसा कि हमने पिछले चंद माह पहले भी ये बात देखी कि कई मकानात को जो है बीबीएमपी ने मुनहदिम करवाया, क्योंकि ये बोसीदा इमारतें हो चुकी थी, तो ये एक मरतबा फिर ये खदशा बढ़ सकता है। जी रऊफ, जैसा कि आपने कहा कि रेड अलर्ट का ऐलान किया गया और 5 दिनों तक ये लगातार ऐसी बारिश हो सकती है, पेशन गोई है, तो ऐसे में स्कूल, कॉलेज, दफातर के लिए क्या कुछ हिदायत दी गई हैं? क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं कि मुसलसल जब इस तरह की बारिश होती है तो ऐलान करने में थोड़ी ताख़ीर हो जाती है, तो सरकार ने क्या कुछ हिदायत दी है कि सिचुएशन के हिसाब से फैसला लें स्कूल, कॉलेज? जी देखिए, उडुपी जिले में 2-3 दिन यानी 3 दिन से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जहां पर रेड अलर्ट करार दिया गया है। इसी तरह शुमाली केंद्रा जिले में भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। तो यहाँ पर एहतियाती तौर पर स्कूल और कॉलेजेस छुट्टी के लिए छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर हालात काबू में हैं और स्कूल और कॉलेजेस जारी हैं। देखना ही होगा कि आने वाली सूरत हाल को देखकर इंतजामिया यानी कि ये इख्तियार जो है मुकामी डिप्टी कमिश्नर को दिया गया है कि वो हालात को देखकर स्कूलों और के लिए छुट्टी के लिए फैसला करें। तो लिहाजा आया जिले के इंतजामिया है वो इस सिलसिले में फैसला करेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ, आप पूरे मामले पर नजर रखें किस तरह के हालात होते हैं इस रेड अलर्ट के दरमियान शहर और देहाती इलाकों में। तो आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बेंगलुरु में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने एहतजाज किया। सुल्तान पालिया में हुए इस एहतजाजी मुजाहरे में वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने शिरकत की। ताहिर हुसैन ने कहा कि महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, हुकूमत ने रसोई गैस की कीमत में इजाफा करते हुए आवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा किया है। ताहिर हुसैन ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पिछले 8 सालों में कारपोरेट घरानों की 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज की रकम माफ कर दी, जबकि कोरोना वबा और लॉकडाउन के बाद परेशान आवाम के लिए किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई। तालीम के जरिए ही पसमानदगी, गरीबी, मुफलिसी का मुकाबला किया जा सकता है। तालीम ही तरक्की का जीना है। बेंगलुरु के दौरे पर आए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के नायब सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ये बात कही। बेंगलुरु के दारुल उलूम सबीलुर रशाद में मुनक्किदा इजलास से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने खिताब किया। इस मौके पर माहिरीन तालीम, वकला और दानिश्वरों ने कई अहम मशवरे पेश किए। मौलाना ने कहा कि वो इन मशवरों को हैदराबाद में होने वाले इजलास में पेश करेंगे। देखिए, मुसलमानों की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को कायम रखें। सबसे ज़्यादा नुकसान हमें आपसी इख्तलाफ से पहुँचता है। दूसरी बात यह है कि तालीम पर हमारी तवज्जो बढ़ाई जाए, क्योंकि तालीम ही के ज़रिए कोई कौम सरबुलंदी हासिल करती है।
जो कौम तादाद में बहुत ज़्यादा हो लेकिन इल्म से महरूम हो, इसकी मिसाल मिट्टी के ढेर की है जो इंसान के कदमों में रौंदा जाता है। और किसी कौम में अफराद कम हों लेकिन तालीम से उनका रिश्ता जुड़ा हुआ हो, तो उनकी हैसियत उस हीरे की होती है जिसको कीचड़ में से भी उठा लिया जाता है। मजहब इस्लाम और साइंस के मौजू पर रिसर्च कर रहे बेंगलुरु के डॉक्टर मजहरुल अमीन ने अपनी तहकीक के जरिए मजीद इंकशाफात किए हैं। इस मरतबा उन्होंने क़यामत की 10 निशानियों को साइंस की रोशनी में वाज़ेह करने की कोशिश की। डॉक्टर सैयद मजहरुल अमीन फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। पिछले चंद सालों से आप इस्लाम की तारीख और क़यामत के मुताल्लिक़ साइंस की रोशनी में रिसर्च कर रहे हैं। रोजनामा सालार के ऑडिटोरियम में मुनक़दा इजलास में डॉक्टर मजहरुल अमीन ने कहा कि सूरज का मगरिब से तुलू होना क़यामत की एक बड़ी निशानी है। साइंस के नुक्ते नज़र से ये निशानी कैसे वजूद में आएगी, इस पर डॉक्टर मजहरुल अमीन ने अपने तहकीक पेश की है। उन्होंने क़यामत की 10 बड़ी निशानियों का अहाता किया है। क़यामत की पहली निशानी है सूरज का मगरिब से निकलना। सूरज का मगरिब से निकलना इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन रुकेगी और फिर दूसरी जानिब घूमेगी। अर्थ एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। हर 7,80,000 साल में ये पोलैरिटी यानी नॉर्थ पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव हो जाते हैं। जब ये होता है तो हमारा ईस्ट वेस्ट हो जाता है और वेस्ट ईस्ट हो जाता है और ऐसा लगता है सूरज मगरिब से निकल रहा हो। ये पहली निशानी है। इसकी तारीख मैंने 3 तरीक़ों से साबित की है। पहला है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। इस्लाम की खूबी यह है कि कुरान में और हदीस में साइंस के बहुत से आयत हैं। साइंस के बारे में तस्दीक की गई है कि साइंस और इस्लाम में बहुत खूबसूरत इम्तिजाज है। तो इसलिए अगर हम मज़हब को सही समझना चाहते हैं तो साइंस का मुताला ज़रूरी है। अगर साइंस को हम और जो इल्म हासिल करना है साइंस का, तो मज़हब के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है, क्योंकि मज़हब ही एक सोर्स है इल्म का। तो एक मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने कहा है कि साइंस मज़हब के बिना लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बिना अंधा है। साइंस विथआउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विथआउट साइंस इज ब्लाइंड। रायचूर के नवाबगड्ढा इलाके में वाक़ई गवर्नमेंट हायर प्राइमरी उर्दू मीडियम स्कूल के तहत हाई स्कूल की इजाज़त देने की मकामी लोगों और सरपरस्तों ने रियासती हुकूमत से मांग की है। मकामी समाजी कारकुन और स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के सदर मोहम्मद मूसा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि नवाबगड्ढा उर्दू मीडियम स्कूल का गुज़श्ता 22 साल कबल आगाज़ हुआ था। इस स्कूल में 122 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिनमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है। उन्होंने 7वीं जमात के बाद क्लासेस न होने की वजह से हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए तलबा को तकरीबन 6 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल में लड़कियों को मुख्तलिफ दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ये हमारा उर्दू स्कूल 22 साल से चल रहा है। यहाँ पे स्लम होने की वजह से बच्चों की तादाद 122 है और यहाँ पे ज़्यादातर औरत बच्चियाँ, जो कि स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 80% हमारे पास औरत बच्चियाँ हैं। इसलिए हमारे को 8th, 9th, 10th हाई स्कूल के वास्ते हम कल BC नागेश साहब को दरख्वास्त दिए कि वो हमारे स्कूल को है ना हाई स्कूल के वास्ते परमिशन दें, और यहाँ के लोकल MLA डॉक्टर शिवराज पटेल और BO और DDPI को भी हम 2 महीने पहले उनको भी दरख्वास्त दिए कि हमारे स्कूल को हाई स्कूल बनाने के लिए परमिशन दें, और आगे हमारे बच्चों को यहाँ पे जाने के लिए कम से कम 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो औरत बच्चियाँ 80% होने की वजह से दूर नहीं जा सकते, और यहाँ के हमारे पेरेंट्स जो माँ बाप है, दूर भेजने के लिए उनके ऑटो के रिक्शे के भी पैसे नहीं रहते उनके पास। इसलिए वो लोग है ना 7th तक पढ़ाने के बाद वहीं उनकी पढ़ाई को क्लोज करते हैं। बीजेपी लीडर हनुमंत रेड्डी ने रायचूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर KS कुट्टीमनी के दौर में पेश आए बेकायदियों और
बदनवानी की तहक़ीक़ात कराने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। हनुमंत रेड्डी रायचूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बदनवानी मामलात की तहक़ीक़ात के लिए एक रिटायर्ड जज के तकर्रुरी के बाद से वाइस चांसलर कुट्टीमनी की जानिब से यूनिवर्सिटी में तकर्रुरात करने और तबादलों के लिए अहकामात जारी किए गए हैं।